नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपसे बात करूंगा कि अभी तक तो पेगासस जासूसी जो हथियार है इजरायली, उसकी जद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से लेकर के चुनाव आयुक्त तक, सीबीआई के अधिकारियों से लेकर के विपक्ष के राजनेता तक, देश के उद्यमी और व्यापारियों से लेकर केंद्र में मंत्री तक, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर पत्रकारों तक और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के उसके और उसके परिजनों तक चपेट में आए थे। लेकिन अब हमारा संसद का जो मानसून सत्र है वहां भी पेगासस जासूसी के भय की भेंट चढ़ चुका है। और ये भय की भेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि 12 अगस्त को राज्यसभा में सीपीएम के नेता विनय बिश्नोई के द्वारा जो सवाल किए गए थे उनका जवाब दिया जाना था, जिस पर एक सप्ताह पहले ही मोदी सरकार ने भयभीत होकर राज्यसभा सचिवालय को लिख कर दिया था कि किसी भी तरीके से इस तरीके के सवालों का जवाब अब नहीं दिया जाना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और सवाल क्या थे? क्या मोदी सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ में कोई एमओयू साइन किए हैं? यदि साइन किए हैं तो अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या एमओयू साइन किए गए, किस किस विषय को लेकर किए गए? दूसरा, क्या साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए कुछ कंपनियों के साथ समझौता किया गया है? और क्या एनएसओ कंपनी के साथ में देश भर में आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए किसी तरीके का समझौता किया गया है? और 12 अगस्त को इस सवालों के जवाब राज्यसभा में देने से पहले ही भयभीत मोदी सरकार ने अनिश्चितकालीन के लिए 11 अगस्त को ही संसद के सत्र को स्थगित करा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पेगासस जासूसी के मामले को लेकर एसआईटी जांच की मांग को लेकर जो याचिकाएं चल रही हैं उन पर 10 अगस्त को सुनवाई थी। 16 अगस्त का अगली तारीख है, क्योंकि मोदी सरकार सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये मान चुका है कि यह बहुत गंभीर मामला है। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है कि याचिकाकर्ताओं को सोशल मीडिया में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। चर्चा अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट में ही इस पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना जी के अध्यक्षता में बेंच के इस राय पर सहमत हूं। लेकिन मैं एक बात अपील करना चाहता हूं देश के लिए, जनहित के लिए, और देश में पेगासस जासूसी के जद में आ चुके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की महिला, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अक्टूबर 2018 का मैं जिक्र कर रहा हूं, रंजन गोगोई के आवासीय कार्यालय पर जो महिला तैनात थी, उस महिला ने कहा कि मेरे साथ में यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है रंजन गोगोई के माध्यम से, और अगर दबाव डाल करके नहीं माना गया तो नौकरी से निकाला जाएगा, हटाया जाएगा। इस सब करने के बाद और पीड़ित महिला की शिकायत पर, इस तरीके की आवाज उठाने पर रंजन गोगोई के आवासीय कार्यालय से उस महिला को तबादला करके और नौकरी से हटाया गया। यही नहीं, शिकायतकर्ता महिला के पति और देवर जो पुलिस में थे, दिल्ली पुलिस में, उन्हें दिल्ली पुलिस से भी हटाया गया। विवश होकर के महिला ने 19 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों के 22 न्यायाधीशों को पत्र लिखा और उस पत्र पर 26 अप्रैल को एक जांच बैठी 3 जजों की, जिसकी अध्यक्ष मतलब जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ऐसे बोबड़े जो बाद में मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, 3 जजों की, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी उन 3 जजों में शामिल थे। और बहुत रोचक बात यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि तीनों जजों की रिपोर्ट में यह पाया गया कि रंजन गोगोई पर लगाए गए आरोप गलत हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि रंजन गोगोई की जो सेवानिवृत्ति है वह नवंबर 2019 में होती है
और नवंबर 2019 में सेवानिवृत्ति से पहले शिकायतकर्ता यौन उत्पीड़न की शिकायतकर्ता महिला की बहाली हो जाती है। और यही नहीं, उनके पति और देवर को भी दिल्ली पुलिस से जिन्हें हटाया गया था उनकी भी बहाली हो जाती है। और सेवानिवृत्ति के बाद में जस्टिस रंजन गोगोई को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के कुर्सी पर बिठा देती है। तो मैं मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की बेंच से देश में जनहित के लिए अपील करता हूं, यह आग्रह करता हूं कि जिस दिन अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे जस्टिस रंजन गोगोई पर, तब से लेकर के और सेवानिवृत्ति के दिन तक रंजन गोगोई ने जो फैसले सुनाए हैं उन फैसलों की समीक्षा क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्यों नहीं अध्ययन किया जाना चाहिए कि वो फैसला दबाव में किए गए कि नहीं? मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, यदि वह महिला यौन उत्पीड़न की शिकार हुई और उसकी शिकायत जायज थी, तो फिर 3 जजों की जांच कमेटी ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट कैसे जारी किया? और अगर वह महिला झूठा आरोप लगा रही थी तो फिर उनकी पुनः बहाली सुप्रीम कोर्ट में किस हैसियत से कर दी गई, किस आधार पर कर दी गई है? यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि पेगासस जासूसी की जो लिस्ट है भारतीयों की, जो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से लेकर चुनाव आयुक्त तक, सीबीआई के अधिकारियों से लेकर के विपक्ष के राजनेता तक, केंद्र के मंत्रियों से लेकर के उद्यमी और व्यापारी तक, सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकारों तक, उस सूची में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला और उसके परिजन और भाइयों के भी 8 लोगों के नंबर उसके टारगेट में है। तो क्या पेगासस जासूसी के हथियार, जो इजरायली हथियार है, उससे यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को पेगासस जासूसी के हथियार से विवश किया गया ताकि वह जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ जो सबूत हैं उनको आगे ना बढ़ाए? या पेगासस जासूसी के जो हथियार है, इजरायली हथियार, उससे रंजन गोगोई की जासूसी करके और सुप्रीम कोर्ट में मनमाफिक फैसले कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगाने वाली महिला क्या सरकार में उन लोगों के हथियार के रूप में काम कर रही थी, टूल किट के रूप में, जो पेगासस जासूसी से हमारे देश में एक एक युवा युवती के फोन पर भी ताक झांक कर रहे हैं? इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच से कि बहुत गंभीर विषय है जो मैं सवाल उठा रहा हूं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि यदि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई यौन उत्पीड़न के आरोप उन पर झूठे थे तो महिला की बहाली क्यों? और यदि आरोप सत्य थे तो चीफ जस्टिस को बेगुनाह या निर्दोष बताने का सर्टिफिकेट क्यों जारी किया गया? और मैं इसके साथ साथ में अपील करता हूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच से कि न केवल ये नवंबर 2019 में अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर का निर्माण करने का फैसला 8 जजों की बेंच का, और अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए आवंटित करने का या देने का जो फैसला था, उसके बाद से लेकर भारत में राम का नाम बदनाम करने वाले और जय श्री राम का नारा लगाकर आतंक का पर्याय बन चुके लोगों से देश के आम नागरिकों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि संसद की चौखट पर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से एक दिन पहले भारत जोड़ो आंदोलन के नाम पर किस तरीके से जो जय श्री राम कहना होगा भारत में यदि रहना होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश
अगर हमारे देश के अंदर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का मुखिया तैनात करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश को दंगों की आंख में झोंककर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर देश के 5 राज्यों में चुनाव जीतने की बिसात बिठा रहे हिंदू मुसलमान करके, क्योंकि हमारा देश आप भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी कितना झूठ हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमने कोरोना काल में हमारे देश के मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए खर्च किया है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि जिस दिन लॉकडाउन किया गया था 24 मार्च को, तब से लेकर 14 करोड़ लोग सड़कों पर चलते रहे। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने खर्चा किया है तो मध्य प्रदेश के जो मजदूर महाराष्ट्र में पटरी पर चलते चलते जिनके टुकड़े टुकड़े बिखर गए थे वो क्यों कटे? हमारे देश की महिलाएं जो चलते चलते गर्भवती महिलाएं, बच्चे जनती रहे खुले आसमान के नीचे, समय से पहले गर्भपात हुआ महिलाओं का, हजारों महिलाओं का, चलते चलते भूख से जो मरे, गाड़ियों के कुचल करके मरे, उन सब की जान क्यों जाती? मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूं, कहा जा रहा हमने कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किया। आप भी जानते, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से लेकर पत्रकार और विपक्ष के राजनेता से लेकर नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि किस तरीके से चील कवर कुत्ते हमारे देश में पहली बार हम देख रहे थे गंगा यमुना में, और गंगा में विशेष तौर पर हजारों हजार हिंदुओं की लाशों को चील कवर कुत्ते खा रहे थे और किस तरीके से कफन चोरी किए जा रहे थे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि पेगासस जासूसी के मामले में किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार भयभीत होकर के संसद का सत्र का अनिश्चितकालीन के लिए समापन करवा चुकी है, और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे देश में आज का एक ताजा वीडियो है कानपुर का, किस तरीके से एक बालिका बिलख रही है, उसके पिता को पीटा जा रहा है, जय श्री राम कहा जा कलहक, उसको जय श्री राम कहने के लिए विवश किया जा रहा है। ये तो कुछ वीडियो और कुछ उजागर हो रहे हैं। जस्टिस रमन्ना जी, मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे देश को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए विवश करने वाले आतंकियों से हमारे देश को बचा दीजिए। हमारे देश में रंगार बिल्ला की सरकार हमारे देश को दंगों की आग में झोंक देगी, इससे हमारे देश को बचा दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूं आपसे, जिन सैकड़ों गुंडों ने राजधानी दिल्ली में नारे लगाए विशेष समुदाय के खिलाफ कि वो काटे जाएंगे, उनके भगवान को काटा जाएगा, इस तरीके से वो राम नाम चिल्लाएगा, और किस तरीके से जय श्री राम जो कहना होगा अगर भारत में रहना होगा। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि इन आतंकी गुंडों के बाप का देश नहीं है, पर मैं अपील करता हूं, हमारा देश अभी संविधान से चल रहा है, संघ के विधान से नहीं चल रहा है। मैं रमन्ना साहब आपसे अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि पेगासस जासूसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को इस समय एसआईटी के गठन का बिल्कुल इसकी पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके से, खास करके मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के खिलाफ जो 76 आपराधिक मामले वापस लिए गए थे, उन सब मामलों को दोबारा से उन पर सुनवाई करने के लिए, और मैं अपील करता हूं एक एक आरोपी पर पूरी सुनवाई होनी चाहिए। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े आपराधिक मामलों में, गैर जमानती धाराओं में, आपराधिक मामलों में आरोपी रह चुके, उन पर अपने मामले वापस ले चुके हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन सब के साथ साथ में राजधानी दिल्ली में, हमारे देश में इस तरीके से जो अराजकता फैलाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आपसे अपील करता हूं कि क्यों नहीं ऐसे गिरोह के खिलाफ, ऐसे आतंकियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनना चाहिए, जो धमकी दे रहे हो। हमारे देश में संविधान के मुताबिक बहुत साफ है, हमारे देश में जाति, धर्म, मजहब और लिंग सबके लिए हमारा संविधान बराबर अधिकार देता है। तो इन गुंडों को, इन आतंकियों को किसने अधिकार दे दिया जो कह रहे हैं कि यदि भारत में रहना होगा, राम नाम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में बैठे आप सबों को, खास करके जो आपने आपराधिक नेताओं पर आपराधिक मामले वापसी लेने के खिलाफ फैसला दिया, और उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के अंदर ये जय श्री राम का जो आतंक का पर्याय बन चुका है, इससे देशवासियों को बचाने के लिए और हमारे देश में एक एक व्यक्ति की जो निष्ठा मोदी सरकार के कारण पेगासस जो हथियार है
उसके कारण खतरे में पड़ गई है, उससे देश को बचाने के लिए आप कठोर निर्णय लेंगे और एसआईटी की जांच का गठन का आदेश देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।